Assalamualaikum warahmatullah बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा टुडे विल डिस्कस एनर्जी। तो अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे इस टर्म एनर्जी को हम डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म एनर्जी इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो रोड पे घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो काफ़ी लंबे समय तक अगर वो खेल रहा है, थक नहीं जाता है आसानी के साथ, तो हम कहते हैं उसके पास फुल ज़्यादा एनर्जी है। इस तरह हम कहते हैं कि एक पर्सन के पास ज़्यादा एनर्जी है अगर वो ज़्यादा फास्ट दौड़े, या अगर बहुत दूर तक वो चल पाए, या अगर वो ज़्यादा हायर जॉब करे। एंड इसी तरह बहुत सारे चीज़ जो हम देखते हैं कोई बंदा या किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम देखते हैं, इफ़ ही इज़ डूइंग सम वर्क, ही इज़ डूइंग सम जॉब फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड डूइंग इट वेरी फास्ट, वी आर सेइंग दैट ही इज़ हैविंग एक्चुअली ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी बंदे को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वेट उठाता है, बहुत भारी वजन उठाता है, हम कहते हैं कि ये एनर्जेटिक पर्सन है, इसके पास बहुत एनर्जी है। कोई लंबा दौड़ता है, जैसे रेसिंग होती है, तो रेसिंग में कोई एक बंदा बहुत तेज़ी के साथ कोई ट्रैक पार करता है, तो हम कहते हैं एनर्जेटिक पर्सन है। ठीक है ना। कोई किसी भारी ऑब्जेक्ट को धक्का मारता है, तो हम कहते हैं कि एनर्जेटिक पर्सन है। तो देयर फॉर डिफरेंट वेज में हम इस एनर्जी को एक्चुअली यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, आमतौर पर हम कुछ मिस्नोमेरिक वे में हम इन टर्मों को एक्चुअली अपनी कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो हम हर एक चीज़ को हम कहेंगे, हम कुछ भी देखें हम कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, इट अलाउज अस टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सिस्टम। ये हमें अलाउ क्या करता है, हमें क्या दिखाता है कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द चेंजेस। ठीक है ना। चेंजेस का जो सिस्टम में होती है उनका ट्रैक रखता है। जो ये सिस्टम, ये कुछ भी हो सकता है। सिस्टम हमारी बॉडी भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकती है, ज़मीन विमी, यूनिवर्स, जो कुछ भी है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देयर फॉर ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो एनर्जी का है ना, ये एक्चुअली उसी का ट्रैक में कीप्स ट्रैक ऑफ द चेंजेस दैट टेक्स इन सिस्टम्स में जो चेंजेस आती है। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स एनर्जी की, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है एनर्जी की। अगर पहले हम सिंपल से पहले मेन करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, जो एंटायर मैटर है दुनिया, चूँकि एज वी नो यूनिवर्स में जो कुछ भी है या खुद यूनिवर्स, इट कंसिस्ट ऑफ मैटर। दिस एंटायर मैटर पॉजेसेस एनर्जी। इस पूरे मैटर जो है ना, इस मैटर में क्या है, ये इट पॉजेसेस एनर्जी। तो इसी तरह एनर्जी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन सो मेनी डिफरेंट फार्म्स, खुद को बहुत सारी फार्म्स में हमें दिखाता है। ठीक है ना। वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने कितनी सारी फार्म्स ऑफ एनर्जी देखी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एनर्जी के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन दैट। ये एनर्जी ना तो कहीं पे डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। हालांकि टोटल एनर्जी का तो पता नहीं है हमें, टोटल एनर्जी कितनी है यूनिवर्स में। हम सिंपली कहते हैं कि इतनी एनर्जी यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है। जब वो ट्रांसफर होती है तो सिर्फ फार्म्स में चेंज आती है। ठीक है ना। तो इसी तरह एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर मैटर में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक फार्म से दूसरी फार्म में उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र या ट्रांसफर की जाती है, उसको मेजर हम कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी लिख सकते हो कि कुछ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इवन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन जनरल हाउ यू कैन डिफाइन द एनर्जी, आमतौर पर जब हम इसकी डिफाइन, तो क्वाइट सिंपल डेफिनेशन हम एनर्जी की प्रोवाइड करते हैं कि एनर्जी किसी भी बॉडी की ये होती है कैपेसिटी या एबिलिटी, एक बॉडी की वो कितना काम कर सकेगा। इट इज़ द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। यानी आमतौर पर हम एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट इज़ कैपेसिटी फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है ना। या हम कहते हैं इसको मेजर हम कहते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू। इस तरह एक बॉडी कितना काम कर सकती है, तो वो एक्चुअली मेजर ऑफ एनर्जी हमें देता है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है, कैपेसिटी बताती है बॉडी की, एबिलिटी बॉडी की बता सकती है कितना काम कर सकेगा। तो वही हम कहते हैं कि ये जो काम वो करता है इसका मेजर होता है, कि इट गिव्स अस द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू, कि इस एनर्जी की वजह से ये बॉडी ये कितना काम कर सकती है। ठीक है ना। तो आप क्वाइट सिंपल वे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद लिख सकते हो, क्वाइट सिंपल है। तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए body is the capacity or ability of this body to do the work. It is measured by the total
amount of work that a body can do। यानी हम इस तरह मेजर भी उसको कर सकते हैं। आमतौर पर सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एक्चुअली जो एनर्जी है, ये कैपेसिटी या एबिलिटी है बॉडी की, कितना काम कर सकती है बॉडी, उसी को हम कहते हैं कि ये जो काम कर पाएगी ना, वही हमें एनर्जी का देखें कौन बॉडी कितनी एनर्जेटिक है। अब हम इस तरह कह सकते हैं कि एक बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक है अगर वो ज़्यादा काम कर पाएगी, और एक बॉडी कम एनर्जेटिक है अगर वो कम काम कर पाएगी, ठीक है ना। तो जब एक बॉडी कैपेबल है ज़्यादा काम करने की, व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, तो इट इज सेड टू पॉजेस मोर एनर्जी, ठीक है ना। और उसका रिवर्स भी ठीक है, अगर कम काम कर सकता है कोई बॉडी, तो उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर हम देखते हैं कि एक लॉन्ग रनर होते हैं ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स तो एक्चुअली उनको एडमायर किया जाता है फॉर देयर उनके स्टेमिना के या एनर्जी के हिसाब से वो कितना ज़्यादा दूर बढ़ सकते हैं। यानी कि वो एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस रनर को हम एक्चुअली उसकी स्टेमिना हम चेक करते हैं कि वो कितना ज़्यादा दूर दौड़ पाएगी, ठीक है ना। इसी तरह पर्सन who can work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or energy or greater capacity to do work। यानी बंदा हम देख सकते हैं कितना काम, अगर कोई 14 से 16 घंटे काम कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। दूसरा बंदा है 5 से 6 घंटे काम करके थक जाता है तो उसके पास कम एनर्जी है, ठीक है ना। तो लाइक वाइज एनर्जी जो है, इस तरह हम एक्चुअली वर्क इन टर्म्स ऑफ वर्क हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो एनर्जी वंस अगेन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग ओनली दिस मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और इसी तरह डायमेंशंस, आप यूनिट डायमेंशंस आप देखोगे दे आर सेम एज दैट ऑफ द वर्क। हमको पता है डायमेंशंस क्या है वर्क के, अगर यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल है, तो विच मीन्स एनर्जी का भी यूनिट हम क्या लेंगे यहाँ पे, जूल ही लेंगे, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला इसी तरह, तो यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया जूल। और डायमेंशनल फार्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा, क्वाइट सिंपल है, ml² T⁻²। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क थी, और ये डायमेंशन किसके रहेंगे, वर्क के रहेंगे, ठीक है ना। जो CGS सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ये एक्चुअली ये भी हम अर्ग ही लेते हैं, ठीक है ना। चूँकि अर्ग वहाँ पे हमने वर्क का भी लिया था, अब इसका भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, CGS यूनिट हम क्या लेते हैं, वो हम अर्ग लेते हैं, ठीक है ना। बाकी जूल अर्ग ये आपने ऑलरेडी डिफाइन किया, जब हमने वर्क पढ़ा था तो क्वाइट आसानी के साथ वहाँ पे हमने डिफाइन किया, तो इनको फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ कुछ और यूनिट्स भी हम एनर्जी के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैलोरी यूज़ करते हैं, किलोवाट आवर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। ये आगे आगे हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे एक्चुअली हम एनर्जी में आगे चले जाएंगे। एनर्जी के लिए कुछ 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, इन दीज लेक्चर्स विल कवर दीज थिंग्स, ठीक है ना। अब डिफरेंट फार्म्स ऑफ एनर्जी आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारी फार्म्स ऑफ एनर्जी आपके पास, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट एनर्जी वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमें उसी मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा वास्ता है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ओनली द मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो स्पेशली वी हैव टू डील विद दैट, वी हैव टू एक्चुअली स्टडी दिस मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली पढ़ना है। वही हुआ कि एक्चुअली हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है, ठीक है ना। एक और चीज़ आप यू शुड क्लियरली अंडरस्टूड दैट एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम पावर। ऐसा आप खलत मलत नहीं करना है इसमें, एनर्जी और पावर कुछ सेम है, नहीं, एनर्जी एंड पावर आर क्वाइट डिफरेंट। वेयर एज एनर्जी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू, पावर डिटरमाइन द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इतना याद रखना है। जो एनर्जी है ना, ये हमें ये क्या कर देगा, ये हमें ये देखा कि सारा कितना काम एक बॉडी कर सकती है, और पावर ये देखे किस रफ्तार से वो काम किया जाता है, ठीक है ना। तो पावर रिप्रेजेंट द रफ्तार, रेट, वेयर एज एनर्जी रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन। So that's why they are different. That energy refers to the total amount of work a body can do, whereas power determines the rate at which work is done. किस रफ्तार पे काम किया जाता है। Thus in power, time taken to complete the work is significant. पावर में क्या होता है, टाइम टेकन एक्चुअली सिग्निफिकेंट, टाइम कितना टाइम लगा है काम को कंप्लीट करने में। तो एनर्जी, बट इन एनर्जी टाइम इज इररिलेवेंट।
एनर्जी में टाइम का कोई कंसेप्ट यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं। एनर्जी में सिंपली कहते हैं टोटल कितना काम कर सकेगी बॉडी, इसमें टाइम वाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन पावर टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर कोई काम कर रहा है किस टाइम पे कर रहा है। तो देयरफॉर एनर्जी के केस में हम टाइम को इररिलेवेंट ले लेते हैं। तो देयरफॉर रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ एक्चुअली हम मैकेनिकल एनर्जी में की बात मैं कर रहा था कि आमतौर पर जो हम एनर्जी स्टडी करनी है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी स्टडी करनी है, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी, दैट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी पहले स्टडी करेंगे। अब पता है आपको यानी कि एट लोअर स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। यानी ये एक्चुअली वो एनर्जी होती है बॉडी में जो उस बॉडी में एक्चुअली होती है उसके मोशन की वजह से। एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion, ठीक है ना। इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। अब मोशन की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी में होती है उस एनर्जी को हम सिंपली क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक फ्लोइंग वाटर पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू रन वाटर मिल्स। तो वाटर मिल्स को रोटेट करने के लिए हम एक्चुअली क्या काम फ्लोइंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस फ्लोइंग वाटर में कौन सी एनर्जी होती है, वही काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, उसमें हम एक्चुअली यही वहाँ पे ऊपर डैम्स में पानी रखा गया होता है, डैम्स में पानी किसी पाइप में छोड़ दिया जाता है तो एक्चुअली उस पाइप में एक्चुअली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है उस वाटर में, जो फ्लोइंग वाटर वहाँ पाइप से जाता है। और वो वाटर किस पे स्ट्रक होता है, वो वाटर स्ट्रक होता है टर्बाइन पे, तो टर्बाइन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आमतौर पर हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डैम्स में वाटर को होती है। तो ये देखो कन्वर्शन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। दैट फ्लोइंग वाटर इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह विंड मिल्स आप देखोगे, वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। तो विंड मिल्स लगी बहुत उसमें जो टर्बाइन उसके बहुत बड़े वो एक्चुअली वो हम कहेंगे टर्बाइन्स होते हैं, वो एक्चुअली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंड की वजह से। इसी तरह सेलिंग शिप्स यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। जो सेलिंग शिप्स होते हैं जो समंदर में चल रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वो भी करते हैं काइनेटिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं विंड की, ठीक है ना। इसी तरह मूविंग व्हीकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एयर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जो अभी मैंने कहा आपको विंड मिल्स रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह मूविंग हैमर जो इसको हम ऊपर से हैमर को मारते हैं, किस पे, कील पे मारते हैं। मूविंग हैमर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू ड्राइव द नेल्स इन द वुड, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर आप देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो आमतौर पर उसके पास जो एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। इस तरह बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन हैज काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दिस एनर्जी द बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू द टारगेट। बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तभी वो टारगेट में एंटर हो जाता है। तो देयरफॉर हर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मूव कर रहा है, जो मोशन दिखा रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है ना वो कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इन जनरल और मूविंग बॉडीज पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग बॉडीज है, इन मूविंग बॉडीज पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सारी मूविंग बॉडी क्या के पास क्या होता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर दैट्स फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। दो तरीके हैं इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए, एक तो सिंपल दोनों सिंपल ही तरीके हैं। तो एक इज द जनरल वे बाय विच काइनेटिक एनर्जी कैन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, एंड नंबर सेकंड विल बी द कैलकुलस मेथड, डिफरेंशियल मेथड जो आपने पढ़ा है तो वो आप खुद करोगे। दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। मैं आपको पहला मेथड दिखाऊंगा तो दूसरे तरीके से आप खुद निकालोगे द काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन, ठीक है ना। तो हम चलो विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, क्वाइट सिंपल है। हम क्या काम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बॉडी को ऑब्टेन करने के लिए we'll consider एक बॉडी ऑफ मास m एंड इनिशियली एट रेस्ट। हम एक बॉडी लेंगे उसके पास कुछ मास m है, वो इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट पे है, और उस पर कुछ फोर्स एक्ट होता है, ठीक है ना, बॉडी पे। उसकी वजह से जब उस पर फोर्स एक्ट होगा तो ऑब्वियसली तो वो मूव स्टार्ट करेगा, मूव करना विद सम एक्सेलरेशन a, इस तरह भी हम कह सकते हैं। या हम इस तरह मैं आपको कहूँगा अब इसी बॉडी की तरफ जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइदर, मैंने आपको बोला आइदर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी or from the amount of work done in giving the present velocity to the body from the state of rest।
यानी दो तरीकों से अब हम एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। या तो हमने क्या करना है, आइदर फ्रॉम जो वर्क डन हुए है ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितना काम हमने करना पड़ा उसको स्टॉप करने के लिए, तो इस वर्क डन से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। या द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको वेलोसिटी यानी उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको मूव करने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, उस काम से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम एक दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द सेकंड मेथड। ये जो मैंने आपको भी बोला, हम कंसिडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके पास मास m है, रेस्ट पे है बेटा, तो देयरफॉर इस मास पे हम फोर्स कुछ अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, रेस्ट पे है, मास उसका कुछ m है बेटा, तो देयरफॉर रेस्ट पे है, तो इस पे हम कुछ फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। अब रेस्ट पे जब आपने इस पे फोर्स F अप्लाई किया तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, इट विल गेन सम वेलोसिटी, इट विल हैव सम एक्सेलरेशन, सो इट विल स्टार्ट मूव, इट विल ट्रेवल सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है ना। एंड after applying force F on it, it will have an acceleration A in the direction of force। ठीक है ना। with v as its velocity, और v इसकी क्या है, velocity। gained in moving through a distance, कुछ कह लेंगे s। ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा अब बॉडी पहले क्या थी, मास m है बॉडी का, रेस्ट में था पहले, तो उस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बॉडी को जब अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना। कुछ वेलोसिटी गेन ये करेगा जिसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी हमें एक्सेलरेशन देगी बेटा, तो देयरफॉर इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। और इसके दरमियान ये कुछ s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है ना। इट ट्रेवल सम डिस्टेंस s। इनिशियली इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ओके बेटा। अब ये एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे रिटर्न में भी दिया। अब फ्रॉम रिलेशन, नाउ फ्रॉम रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, दैट्स वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन है आपके पास, दैट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s। ठीक है ना। इसमें आपको ऑलरेडी पता है u स्क्वायर दैट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, वो 0 है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू as एज u इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो देयरफॉर v स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2as। तो देयरफॉर बेटा आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, v स्क्वायर बाई 2s। तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट गेन करेगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, वो एक्सेलरेशन होगी सिंपली v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। नाउ चूंकि फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, ठीक है ना, वो फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ किसके बराबर है, ऑल्सो F इज इक्वलेंट टू m इंटू ए। फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर a को अपना वैल्यू दो यूजिंग वैल्यू ऑफ a, तो बेटा आपको F किसके बराबर मिलेगा, m इंटू ए किसके बराबर आपको अभी निकला, a निकला था बराबर v स्क्वायर बाई 2s। इट इज v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू s। ठीक है ना। तो देयरफॉर ये हमें एक्चुअली ये फोर्स एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट पे लगा था जब उसको हमने एक्चुअली अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया था। तो काम कितना हुआ, देयरफॉर वर्क डन ऑन द बॉडी, तो देयरफॉर बॉडी पे कितना सारा काम किया गया, दैट्स W किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स F डॉट S, दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर W इज इक्वलेंट, फोर्स को अपना वैल्यू दो, इट इज mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2s इंटू s और s तो गया। ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा विच इज W इज इक्वलेंट क्या बचा, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है ना। दिस वर्क डन ऑन द बॉडी इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको अभी भी बोला, पहले ही बोला, इट इज एक्चुअली द वर्क डन विच गिव्स अस मेजर ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्पेशली एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो देयरफॉर दिस
work done on the body is a measure of kinetic energy acquired by the body. Therefore kinetic energy, दैट्स, इसको कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं बेटा, दैट्स ई इज इक्वलेंट वर्क के बराबर है, इज इक्वलेंट 1/2 mv²। तो देयर फॉर काइनेटिक एनर्जी सिंपली इक्वलेंट टू 1/2 mv²। आपको ऑलरेडी पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर। आमतौर पर देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के डिपेंड करता है मास पे और स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर वर्क डन बाय अ फोर्स टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ है। जो काम एक्चुअली किया जाता है ना ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में, वो सिंपली किसके बराबर होता है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो दिस इज द वन वे बाय विच एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग द कैलकुलस मेथड। उसमें भी आपने वैसे ही एक बॉडी लेना है इनिशियली जो रेस्ट पे है, और उस पर हम फोर्स लगाते हैं सच दैट वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। लेकिन उसमें हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो पहले कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स, तो वहाँ पे पहले आपने स्मॉल वर्क डन निकालना, dw विल बी इक्वल टू f.ds। तो f.ds फिर देखना एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो fds cos 0 फिर से बन जाएगा fds। तो वो उस फोर्स की लगाने की वजह से वो एक्सेलरेशन गेन करेगा। तो एक्सेलरेशन वंस अगेन आपको a से डिनोट करना पड़ेगा, तो सेकंड लॉ से फिर से आपको f इज इक्वल टू ma। अब आपको m इंटू ए आपको पता है, एक्सेलरेशन इन डिफरेंशियल कैलकुलस एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv/dt। तो फिर से आपने dw में उसको ds को एक्चुअली dw दैट इज वर्क छोटा सा वर्क डन जो आपको निकला था दैट वाज f.ds। तो dw विल बी इक्वलेंट f को अपना वैल्यू देना है m इंटू dv/dt इंटू ds, ठीक है ना। फिर वो ds/dt v बन जाएगा, फिर बन जाएगा वो mv dv, ठीक है ना। तो बाद में टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपने एक्चुअली इंटीग्रेट करना है इक्वेशन फ्रॉम 0 to v, यू विल गेट द expression for the kinetic energy once again which is once again 7/2 mv²। क्वाइट सिंपल है, थोड़ा सा आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा सा आपने नॉलेज वहाँ पे यूज़ करना है। तो देयरफॉर वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच इज हाफ अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर। दैट इसका मतलब ये है कि जो हैवी बॉडी होती है एंड जो बॉडी विच आर मूविंग फास्टर दे पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो उनका रिवर्स भी ट्रू है, यानी अगर बॉडी के पास मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, बॉडी के पास स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मास कम है काइनेटिक एनर्जी कम, स्पीड कम है काइनेटिक एनर्जी कम, ठीक है ना। तो यूनिट तो बाकी सेम ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसका ऐसा यूनिट भी जूल है, और अर्ग CGS में इसका यूनिट है, और डायमेंशन सेम रहेंगे। क्योंकि ये ब्यूटी है ऐसा यूनिट की, वो एक्चुअली यूनिट सेम रखता है चाहे भी कोई भी टाइप की ये एक्चुअली एनर्जी हो। तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्चुअली 1/2 mv² इट होल्ड्स इवन वेयर द फोर्स अप्लाइड वेरीज इन मैग्नीट्यूड। ये एक्सप्रेशन हमें तब भी एक्चुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेशन तब भी होल्ड रहती है, तब भी चलती है जब फोर्स अप्लाई जो हो रहा है ना वो उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहे हैं। तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ द बॉडी एक्वायर्स द वेलोसिटी। तो देयरफॉर ये एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन ये वैलिड है इरेस्पेक्टिव ऑफ की बॉडी एक्चुअली एक्वायर किस तरह वेलोसिटी कर रही है, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी जब भी आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज नेवर नेगेटिव। तो इससे एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, इससे ये चीज़ आपको मिलेगा कि एक्चुअली ये जो v है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पे बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड। ये ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जो आपने पढ़ी है एक्चुअली, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो स्पीड बॉडी की है वो कांस्टेंट रहती है, वायरस वेलोसिटी वहाँ पे चेंज होती है कंटिन्यूअसली ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। सो दैट इज वाई जो काइनेटिक एनर्जी पे बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कांस्टेंट रहती है। वहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो लेकिन वहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना स्पीड पे डिपेंड करती है, ये आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरह एक और पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की है वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑफ मास m जो ट्रेन में बैठा हुआ है जो किसी वेलोसिटी या स्पीड से 1/2 mv² से मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है इसी से,
in the frame of reference of earth, and kinetic energy of the same person is zero in the frame of reference of train. यानी अगर उसकी जो kinetic energy 1/2 mv² है ना, वो उसकी kinetic energy किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से, लेकिन ट्रेन के हिसाब से वो रेस्ट पे है, तो देयरफॉर ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से kinetic energy जीरो है। तो kinetic energy फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, इतना आपने जरूर याद रखना है। इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपको बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी मैंने बोला आपको, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड मैंने बोला आपको जो स्पीड बॉडी की होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज आल्सो पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कांस्टेंट नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वर्टिकल सर्कल जो आपने पढ़ा है, वो मैक्सिमम होती है बॉटम पे सर्कल पे, एंड मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। ये भी आपके एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है ना। तो बाकी वो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड पे, नॉट ऑन द वेलोसिटी, वो भी दीज वेर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक्चुअली आपने इस काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग याद रखने हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर उसके बाद एक और यूनिट एक्चुअली हम कहीं कभार इस मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स, एनर्जी के यूनिट्स हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, स्पेशली जूल हम करते हैं, अर्ग करते हैं, कैलोरी करते हैं। एक और छोटा सा यूनिट हम करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक और छोटा सा, थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको बताऊंगा, एक और यूनिट, छोटा सा यूनिट हम कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक छोटा सा यूनिट है जो एक्चुअली यूज किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही एक्सप्रेस की जाती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, क्या डेफिनेशन क्या है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो सिंपल में आपने याद रखना है, ये एनर्जी होता है विच इज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज पास थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतनी एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब हम उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल से पास करवाते हैं, ठीक है ना। दैट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड by an electron when it passes through a potential difference of 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से वो पास होता है तो एक्चुअली वहाँ पे बेटा उस वक्त उसकी जो एनर्जी वहाँ पे गेन करता है उसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इज सिंपली इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पास किस पोटेंशियल से हम कर रहे हैं इंटू 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो देयरफॉर दैट्स इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट बेटा हो गया जूल, ठीक है ना। तो देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स हो गए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। रिमेंबर दिस थिंग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इस तरह फिर मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देयरफॉर 1 जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 1 MEV 1 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट्स, वो हो गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो हो गया 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स, ठीक है ना। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस तरह वो हम खुद कर सकते हैं, आप बाकी वो कन्वर्शन कर सकते हो।